हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जो आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है साइंस की, उसका ये क्लास 9 का आखिरी लेक्चर है यहाँ पे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और क्लास 9 का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्लास 10 का हम लोग साइंस का पोर्शन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था वर्क एंड एनर्जी, है ना। तो एनर्जी हमने जो डिस्कस किया था, आपका एनर्जी क्या था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो वो आपका बेसिकली कैपेसिटी बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे देखा था हमारी जो एसआई यूनिट थी, वहाँ पे उसकी जूल थी एनर्जी की। तो जो ये साउंड है ना, साउंड भी एक तरीके की आपकी एक एनर्जी होती है। और हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, ना तो आपकी एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे अभी मान लो यहाँ पे मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ये माइक्रोफोन है, जो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ना, ये एज एन इनपुट साउंड एनर्जी को ले रहा है, और इसको कन्वर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर आप अपनी तरफ से मान लो स्पीकर के थ्रू यहाँ पे ये चीज सुन रहे हो। तो स्पीकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है आपके साउंड एनर्जी में, ताकि आपको वो सुनाई दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ना ही क्रिएट हो रही है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका यहाँ पे एनर्जी। फिर हमने पिछले में देखा था जो आपका यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होता है, वही बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी आपकी बहुत तरीके की होती है, जैसे भी मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एनर्जी में आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाता है। और फिर उसके अलावा आपके यहाँ पे लाइट एनर्जी भी होती है। ठीक है, फिर आपका साउंड एनर्जी भी, साउंड भी एक तरीके की आपकी एनर्जी आप यहाँ पे बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका ये साउंड है ना, ये आप देखोगे आपके वाइब्रेशंस के थ्रू आपको पता चलता है कि साउंड जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, अभी तक जितना हमने डिस्कस किया वो इस वाले पैराग्राफ की चीज थी। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड में अगर आप देखो, ये आपका एक पेंडुलम है जो आपको दे रखा है। अब ये वाला जो एरिया है, ये आपका यहाँ पे रेस्ट पे है अभी पेंडुलम। और अगर आप देखोगे ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका आ रखा है, जहाँ पे आपको एक पेंडुलम दे रखा है, और आपको अलग अलग पोजीशंस दे रखी है पेंडुलम की, और आपको पूछा है कि कौन से की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या किसकी ज्यादा होगी, इस तरीके से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेस्ट पे जो आपका यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे हमेशा कम होगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके यहाँ पे हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सरफेस से अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है, एमजीए तो उसका फॉर्मूला होता है। तो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितना ऊपर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा सरफेस से, उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे जो पेंडुलम है, बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसने इसके साथ यहाँ पे जब स्ट्राइक किया, तो इसके वाइब्रेशन से जो आपको ये चीज देखने को मिल रही है ना, इसके वाइब्रेशन से आपको साउंड सुनाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा समझाने का भी नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला कि वाइब्रेशंस के थ्रू ही आप ज्यादातर देखोगे कि आपको साउंड सुनाई देता है, या फिर मान लो आप जैसे कहीं पे कुछ स्क्रैच कर रहे हो, कुछ रब कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ शेक कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज हिला रहे हो, तब आपको यहाँ पे आवाज सुनाई देगी। तो ये सब आपके यहाँ पे वाइब्रेशंस के ही यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे मैं यहाँ पे ये चीज जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अंदर ना एक बेसिकली वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो उनके वाइब्रेशंस के थ्रू ही यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल पाते हैं, साउंड हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके वाइब्रेशंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे बोल पाते हैं। तो इसको स्टार्मार्क कर लेना है, ये आपका ज्योग्राफी ज्योग्राफी बोल रहे हैं यहाँ पे, बायोलॉजी का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब देखो, जैसे ना बार बार यहाँ पे आपको एक ही वर्ड देखने को मिल रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज बार बार आपको रिपीट होती मिल रही है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। उससे अगला पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे कि मीडियम क्या होता है। अब देखो, मीडियम आपकी वो सारे सब्सटेंसेस या वो सारे मैटर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका साउंड जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि साउंड आपका कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि वैक्यूम क्या आपका यहाँ पे वैक्यूम वाली जो वेव्स होती है, वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती है जो मीडियम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, और या तो आपकी वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब उनको मीडियम की जरूरत भी नहीं होती है। पर जो आपका साउंड वेव है ना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये आपकी एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो साउंड वेव है आपका यहाँ पे, ये आपका एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव के दो पार्ट्स होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एक आपका जैसे हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। एक है आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव,
एक है आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा आपका होता है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे 2 तरीके की आपके यहाँ पे मैकेनिकल वेव होती हैं, ठीक है? अब साउंड वेव जो आपका एग्जांपल है वो आपका आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, ठीक है? साउंड। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे भले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साउंड आपका किसका एग्जांपल है या फिर कौन से तरीके की वेव है। तो याद रखना आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है यहाँ पे साउंड, ठीक है? इसके ऊपर हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है? अभी इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मीडियम भी आपको समझ में आ गया, सॉलिड लिक्विड गैस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है जो आपसे कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है? स्पीड ऑफ जो आपका साउंड है किस पर्टिकुलर आपके मीडियम में ज्यादा रहता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सॉलिड में आपका स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा रहेगा, उसके बाद आपका लिक्विड आता है और फिर लास्ट में आपका यहाँ पे गैस आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। और वो ऑब्वियस सी बात है आपके पार्टिकल्स के यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली कनेक्ट होते हैं, तो वो ईजी होता है साउंड को ट्रेवल करना। वहीं पे लिक्विड में वो थोड़े से आपके अलग-अलग रहते हैं, पर गैस में तो सबसे ज़्यादा आपके अलग-अलग रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपका स्पीड ऑफ साउंड भी यहाँ पे तीनों में अलग-अलग यहाँ पे देखने को मिलता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जो हमें यहाँ पे साउंड बेसिकली यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिखता है ना, वो सब आपका यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से ही हमें यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। और वो तब तक आपको यहाँ पे जब तक आपके कानों तक वो साउंड नहीं पहुँच जाता ना, तब तक वो जो पार्टिकल्स है उसके, ठीक है? जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स बेसिकली वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है? ओरिजिनल पोजीशन से अगर वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसका मतलब वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो अलग हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको बस यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है? आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, आप बाद में जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, तो कंप्लीट मार्क पीडीएफ मिलेगी, तो आप आराम से बैठ के आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि साउंड को आप यहाँ पे एक तरीके से वेव के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हो, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साउंड आपका क्या है, एक मैकेनिकल वेव है ना, तो मैकेनिकल वेव में भी आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका यहाँ पे जो आपका साउंड है उसका एग्जाम्पल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि साउंड को आप वेव के फॉर्म में भी आप यहाँ पे अपने आप को मतलब साउंड को दर्शा सकते हो, ठीक है? अब आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे देखो आपको ना 2 रीजन्स दे रखे हैं। एक का नाम है आपका यहाँ पे कंप्रेशन, दूसरे का नाम है आपका यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन। अब इसकी 3 डेफिनेशन आप अलग से यहाँ पे याद रख लेना। पहली डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दे रखी है कि आपके जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अगर ये आगे की तरफ मूव करता है तो आपका ये कंप्रेशन बनाता है, पीछे की तरफ मूव करता है तो आपका रेयर फ्रैक्शन बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन है क्या? अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप दूसरी डेफिनेशन समझ जाओ। पहला आपका यहाँ पे कंप्रेशन में आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा ही क्लोज क्लोज है, ठीक है? एकदम टाइटली पैक्ड आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो रीजन बनाएंगे ये आपका कंप्रेशन बनाएंगे। वहीं पे दूसरा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है एक दूसरे से। तो ये जो आपका यहाँ पे एरिया बनाएंगे ये रेयर फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है? तो ये दूसरी डेफिनेशन आप इस तरीके से याद रखना कि कंप्रेशन रीजन क्या होता है और आपका यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन रीजन क्या होता है, ठीक है? फिर तीसरा आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये वाली जो दो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है मैंने जो मार्क कर रखा है ब्लू से। तो जो कंप्रेशन होता है ये आपका हाई प्रेशर का रीजन होता है और जो आपका रेयर फ्रैक्शन होता है वो आपका लो प्रेशर का रीजन होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? बाकी आपको यहाँ पे जो डेंसिटी आपको दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बेसिकली आपका यहाँ पे ये आपका जो है और यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रेशर आपका यहाँ पे एक तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये चीज आप याद रखना, वाइस वर्सा दोनों का कंडीशन आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है? अब उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो हमें यहाँ पे दे रखा है कि साउंड जो है उसको मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। अब देखो ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया। और क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये एक तरीके की मैकेनिकल वेव है, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्योंकि वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती है, तो अगर आप उसको मीडियम दो ना दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि मैकेनिकल वेव है यहाँ पे ये, और वो भी मैकेनिकल में भी आप देखोगे मैंने दो आपको बताए थे, उसमें भी आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल का, ठीक है? तो क्योंकि मैकेनिकल वेव है तो उसको यहाँ पे मीडियम की जरूरत पड़ती है। और मीडियम कौन से यहाँ पे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? यही तीन आपके यहाँ पे मीडियम है जो ऊपर भी आपको यहाँ पे दे रखे थे। और ये भी आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का यहाँ पे पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जैसे आपकी यूवी रेज हो गई, ठीक है? गामा रेज हो गई, इंफ्रारेड है आपकी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है? ये सब आपकी यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करा है ना। उसके बाद अगले टॉपिक पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा ही है इन्होंने कि जो आपका साउंड वेव्स होती हैं वो बेसिकली आपके यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया हुआ है वो इन्होंने यहाँ पे यूज किया है स्ट्रिंग, ठीक है?
अब अगर आप देखो यहाँ पे, आप अगर दोनों हाथों के हेल्प से, ठीक है, दोनों तरफ अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाते हो, तो जो हाई प्रेशर वाला जोन होगा उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर कुछ ऐसे रीजन होंगे यहाँ पे स्प्रिंग के जो आपस में ना थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन। तो वही सेम चीज ना आप देखोगे यहाँ पे इस कंप्लीट आपके इस वाले टॉपिक पे भी यहाँ पे बताई गई है कि आपका कंप्रेशन क्या होता है और आपका रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन आपके जहाँ पे बहुत ज्यादा जो कॉइल है वो बहुत ज्यादा पास पास है, अगर हम स्ट्रिंग के केस में जैसे हम बात कर रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है वो आपका हो जाएगा कंप्रेशन। जहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स दूर दूर है, जिसका प्रेशर थोड़ा यहाँ पे लो है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, जो आपके दोनों एग्जांपल होते हैं मैकेनिकल वेव के, तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो आपके मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही होती है, उसके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पूरी स्टेटमेंट कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मूव आपका मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में आपके इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मीडियम के, वो भी उसी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल में। ट्रांसवर्स में ऐसा नहीं होगा, ट्रांसवर्स में आपका परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी वेव इधर जा रही है, तो आपकी जो ट्रांसवर्स वाले पार्टिकल्स होंगे, वो इन डाउन इन आउट इस तरीके से या तो लिख के दे देगा, या फिर ऐसे दे देगा कि यहाँ पे पैरेलल पैरेलल आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा होगा, ठीक है, पैरेलल नहीं बन रहा होगा, परपेंडिकुलर बन रहा होगा। पैरेलल वाली जो चीज है वो आपकी बनेगी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में। अगर आपकी वेव इस तरफ जा रही है, तो इसी तरफ में आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का भी मूवमेंट चल रहा होगा, ठीक है, वो आपका पैरेलल फॉर्म कर देगा यहाँ पे, ठीक है, पैरेलली यहाँ पे मूव करेंगे। पर यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, आपके परपेंडिकुलर। तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल में हो रहा था वैसे ऑसिलेट नहीं करेंगे या फिर मूव करेंगे, ये उल्टा अप एंड डाउन, या फिर इसको वो आप बोल सकते हो परपेंडिकुलरली यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है, जो जहाँ पे भी आपकी वेव जा रही है उससे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बाकी जैसे हम मैंने आपको बताया कि साउंड आपका एक एग्जाम्पल है आपका लॉन्गिट्यूडनल का, क्योंकि वहां पे हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे जो आपका ट्रांसवर्स वेव है, वो आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जो आपकी लाइट है, लाइट आपका एग्जांपल है आपका ट्रांसवर्स वेव का, क्योंकि हमें वहां पे क्रस्ट और ट्रफ देखने को मिलता है। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हमें वहां पे क्रस्ट और ट्रफ देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आपको आगे डायग्राम आएगा, वहां पे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि ये आपको ग्राफिकल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपके यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज है। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जहाँ पे बहुत ज्यादा दूर दूर है, उसको क्या बोलेंगे, रेयरफ्रैक्शन। तो अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही आपका सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो इससे आप समझ जाओ कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पे वही सेम चीज रिपीट हो रही है, आप इसको यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है कि वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। अब अगर हम जैसे आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है, ये वाला अगर आप डायग्राम देखो, तो यहाँ पे आप जो ये ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सेस है आपका, यहाँ से ये वाला एरिया आपका, ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला एरिया, ये आपके होते हैं क्रस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। जो ये नीचे यू बना रहे हैं, ठीक है, ये रिवर्स वाला यू बना रहे हैं, और नीचे जो आपके हैं ये यू बना रहे हैं, ये आपके हैं होते हैं यहाँ पे ट्रफ, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सेस जो है, या फिर आप इसको एक्स एक्सेस जैसे बोलना चाहो, उसके नीचे जो आपका यहाँ पे डायग्राम बन रहा है यू शेप में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। जो ये ऊपर की तरफ इससे बन रहा है और रिवर्स यू में बन रहा है, ठीक है, आपका उल्टा u बन रहा है, वो बेसिकली आपका होता है क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपके होते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स में फॉर्म होता है ऐसा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ क्या होती है, तो देखो दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के यहाँ पे जो रीजन है, उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बहुत बार मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता भी चुका हूँ। या फिर आप बोल सकते हो दो कंटिन्यूअस ट्रफ के रीजन्स को, ठीक है, यहाँ पे मतलब या तो ये वाला और ऐसे कर लो, ठीक है, कंटिन्यूअस, ये दोनों हो सकते हैं कंटिन्यूअस, इधर वाला कंटिन्यूअस हो सकता है, ये और ये वाला कंटिन्यूअस हो सकता है, अगर हम इसको नीचे यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कंटिन्यूअस, वो आपका रहता है यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। या तो आप कंटिन्यूअस ट्रफ को ले सकते हो जो नीचे की तरफ बन रहे हैं, या फिर कंटिन्यूअस आप क्रस्ट को ले सकते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये आपका ट्रांसवर्स के बेसिस पे था कि आपके कंटिन्यूअस क्रस्ट और कंटिन्यूअस आपका यहाँ पे ट्रफ, ठीक है। यही सेम सिनेरियो आपका कंटिन्यूअस कंप्रेशन और कंटिन्यूअस रेयर फ्रैक्शन के लिए भी रहेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो आपको सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ के टर्म्स में बताया। आपको यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल है वहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन फॉर्म होता है, और ट्रांसवर्स में आपका यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी वेवलेंथ की बात करेंगे तो कंटीन्यूअस, अगर लॉन्गिट्यूडनल में हो रहा है तो कंटीन्यूअस कंप्रेशन या फिर कंटीन्यूअस रेयरफ्रैक्शन के बीच में, अगर आपका यहाँ पे ट्रांसवर्स में हो रहा है तो आपका कंटीन्यूअस क्रस्ट या फिर कंटीन्यूअस ट्रफ के बीच में, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है। इसकी यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे मीटर। अब यहाँ पे जो आपको आपको दे रखा है ना हेनरिच हर्ट्ज, तो इन्हीं के नाम पे बेसिकली आप देखोगे यहाँ की फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे एसआई यूनिट रखी गई है जिसके यहाँ पे है हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की भी आपको यहाँ पे एसआई यूनिट याद रखनी है, वो आपकी हो जाएगी हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको बताता है कि वो इवेंट फ्रीक्वेंटली कितने बार आपका अकर होता है, ये आपका बताता है आपका फ्रीक्वेंसी, या फिर आप दूसरे टर्म में बोल सकते हो वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। या तो आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से आप कर सकते हो वन अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड इनवर्स के फॉर्म में भी लिखते हैं। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपका ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो आपके हल अलग अलग आपके यहाँ पे तरीके हैं मेंशन करने के एक एक चीज को, ठीक है। आपका अगर बात करोगे फिजिक्स में तो वन अपॉन टाइम पीरियड बोल लो, या फिर आप यहाँ पे ऑसिलेशंस पर टाइम यूनिट टाइम बोल सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा जो आपका ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन आपका बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू गया और फिर मिनिमम वैल्यू से वापस मैक्सिमम वैल्यू में आया, ठीक है। तो ये एक आपका ऑसिलेशन हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं हटा दूं तब आपको शायद समझ में आए। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ पे ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ऑसिलेशन, और इसी को ही पर यूनिट टाइम लगा दोगे तो ये आपका बता देता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सब याद रखनी है, वही सेम चीज आपकी बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब देखो अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे तो जो टाइम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव जो आपकी कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन क्रस्ट या ट्रफ जो भी आप बोलो, जो इनके बीच में जो टाइम लग रहा है ना उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये भी आपका एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड आपका दो कंजिक्यूटिव रेयरफ्रैक्शन, दो कंजिक्यूटिव आपके कंप्रेशन या फिर दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंजिक्यूटिव आपके यहाँ पे ट्रफ के बीच में जो आपका टाइम लगता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे वन अपॉन टी से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। आपको ऐसा यूनिट याद रखनी है, यहाँ पे सेकंड रहती है आपकी किसकी, तो ये आपकी है टाइम पीरियड की, ठीक है। ये आपकी ऐसा यूनिट है टाइम पीरियड की, इसको फ्रीक्वेंसी की यूनिट मत समझ लेना, ये आपकी यूनिट दे रखी है टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी की आपकी सेकंड इनवर्स होती है, या फिर आप उसको हर्ट्ज बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको अगला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पिच से, ठीक है। तो जो पिच है बेसिकली आप ये बता पाते हो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी पिच होगी। अब पिच को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपको दो डायग्राम दे रखे हैं। अब अगर आप देखो यहाँ पे जो आपकी वेव्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है आपस में इनके बीच में, तो यहाँ पे ना आपको लो पिच देखने को मिल रही है, और या तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि आपको लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे, तो इस केस में आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो वेव्स है बहुत ज्यादा पास पास है, तो यहाँ पे आपको हाई पिच देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसी देखने को मिल रही है पिच, यहाँ पे आपको हाई पिच देखने को मिल रही है, और ये आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना कि हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और पिच आपस में। तो यहाँ पे आपको दूर दूर वेव दिख रही है इसलिए आपका ये लो पिच है, यहाँ पे पास पास दिख रही है इसलिए आपका यहाँ पे ये हाई पिच है, ठीक है। और नीचे भी आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है हाई पिच है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करें इस डायग्राम के इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ना आपको बताया ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको ये एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ना, ये टाइम जहाँ पे लिखा है, तो ये जो आपका यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे लाइन देखने को मिल रहा है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इससे लेके आपका हाईएस्ट या फिर बोलो मैक्सिमम पॉइंट तक जहां तक आपकी ये वेव बन गई, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो यही आपको यहाँ पे ऊपर भी दे रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। आइदर साइड मतलब हो गया यहाँ पे कि ये वाला यहाँ से और फिर इधर से भी तो यही होगा ना सेम, ये भी तो आपका एम्पलीट्यूड ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से आपका आपके प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जो भी आपका मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, चाहे ऊपर की तरफ ले लो नीचे की तरफ ले लो, ये आपका एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जो याद रखना है कि जो लाउडनेस की जब भी बात होगी ना, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस
जो आपकी साउंड की होती है वो हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू बता सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये हम बता पाते हैं आपके एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट, आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो। तो जितना आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड रहेगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बता पाओगे कि आपका ये सॉफ्ट साउंड है या फिर आपका लाउड साउंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड, आपका लो एम्पलीट्यूड है, तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट साउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्मॉल, या फिर बोल लो यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। लो एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे हमें कैसा साउंड देखने को मिल रहा है, हमें सॉफ्ट साउंड देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे लाउड साउंड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, जब हमारा यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड है, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि आपका पिच फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप बता पाते हो, और लाउडनेस और सॉफ्ट में जो है यहाँ पे साउंड की वो आप एम्पलीट्यूड की हेल्प से बता पाते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। इनको स्टार मार्क कर लेना अलग से, बहुत ज्यादा ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको देखो क्लियरली दे रखा है कि टोन क्या होता है, ठीक है। टोन बेसिकली आपका होता है यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे साउंड की बोलते हैं टोन, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना अलग से। फिर आगे आपको दे रखा है कि ये नोट क्या होता है। तो देखो, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। अब यहाँ पे दो आपको स्टैटिक पॉइंट देखने को मिले, ठीक है, इनको यहाँ पे मार्क कर लो स्टैटिक पॉइंट के तौर पे। तो पहला आपको देखने को मिला कि आपका टोन क्या होता है। टोन आपका होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोन, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे मिक्सचर कर दें यहाँ पे सेवरल फ्रीक्वेंसीज का, और उसके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम उसको बोलते हैं नोट, ठीक है। तो दोनों ही आपके स्टैटिक बेस्ड है, इनको हमेशा यहाँ पे याद रखना। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, अब ये वाला जो मैंने मार्क कर रखा है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको स्पीड ऑफ वेव निकालने को पूछे, ठीक है, और आपको एक वेवलेंथ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एसआई यूनिट्स में, ठीक है। अगर आपको एसआई यूनिट नहीं देख रखी है यहाँ पे वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की, तो पहले आपको उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना। इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। अभी हम यहाँ पे जो सीरीज शुरू कर रहे हैं February 1 से, उसमें आप देखोगे जो सीडीएस के हम लोग यहाँ पे सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए और आपके यहाँ पे सीएपीएफ के लिए हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे आपके यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर आगे भी अगर आप देखो, यहाँ पे आपको समझा भी रखा है समझाने के लिए। तो स्पीड आपको देखोगे यहाँ पे लैम्डा, और ये आपका है म्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एफ से भी आपको यहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पे किलो हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट नहीं है, तो इसलिए इन्होंने पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 2000 हर्ट्ज कर दिया। फिर आपका वेवलेंथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, पर इनको सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इन्होंने पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मुले में पुट करके आंसर निकाल लिया। मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है, पहले ही। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने स्पीड निकाली, क्योंकि इनको इनको स्पीड की जरूरत थी, क्योंकि इनको यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल इतना डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको टाइम पूछा जा रहा है, और आपको डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का, तो आपको स्पीड निकालनी थी पहले, तो इन्होंने वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के फॉर्म में या फिर उस फॉर्मूले से इन्होंने स्पीड निकाल ली। अब उसके बाद फिर बस इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देना है, जहां इनको डिस्टेंस भी पता है, स्पीड इनकी यहाँ पे निकल के आ गई है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी इनको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर को पहले मीटर में, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्टार मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है। फिर अगर हम आगे बात करें, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे ज्यादातर लोग लाउडनेस और इंटेंसिटी को ना इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज करते हैं, पर जैसा अभी आपको यहाँ पे पता चला, यहाँ पे कभी भी आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि इन दोनों का मतलब कभी भी आपका सेम नहीं होगा। लाउडनेस, जैसे हमने बोला, लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड की हेल्प से यहाँ पे निकालते हैं, तो वो आपको बताता है यहाँ पे कि जो आपके कान जितना सुन पा रहे हैं तेजी से या फिर बोल लो स्लो, जो भी आप बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा आपको आगे दे रखा है कि इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वी मे हेयर वन एज लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स इट्स बेटर। इसका मतलब ये है कि आपके अगर मान लो यहाँ पे दो साउंड आपके यहाँ पे सुनाई देते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो दो साउंड सुनाई दे रहे हैं, आपके कान को एक साउंड ज्यादा इंटेंसिटी का दिख रहा हो, मतलब सुनाई दे रहा हो, और एक आपका यहाँ पे मतलब इक्वल इंटेंसिटी तो है, पर एक आपको लाउड सुनाई दे रहा हो, एक आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा हो। वो इसलिए है क्योंकि हमारे कानों के पास, आप बोल सकते हैं, एक स्पेशल पावर सॉर्ट ऑफ है, कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका साउंड जो है वो लाउड है और कौन सा यहाँ पे कम है, ठीक है, कौन सा कम लाउड है और कौन सा आपका ज्यादा लाउड है। वो आपके यहाँ पे ईयर के पास एक तरीके की, आप बोल सकते हो, यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी होती है। तो यही यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए कौन से यहाँ पे यूज होता है, तो ईयर यहाँ पे बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि लाउडनेस और इंटेंसिटी
आपकी सेम चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी ऊपर आपको जैसे दे रखा है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो जो भी आपका साउंड एनर्जी जो आपकी पास हो रही है पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक सेकेंड में बोल लो, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। बल्कि आपका जो लाउडनेस है वो तो आपका हो गया एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस्ड, कि आपका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा आपका लाउडनेस, जितना कम आपका एम्पलीट्यूड उतना ही वो सॉफ्ट साउंड रहेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, अलग अलग मीडियम में आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैसा रहेगा, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि आपका सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर आपका आएगा यहाँ पे लिक्विड, फिर आएगा यहाँ पे गैस, क्योंकि आपके पार्टिकल्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, यहाँ पे पार्टिकल जो आपके यहाँ पे मीडियम्स के हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिपेंड करता है, तो उसी के बेसिस पे आपको स्पीड ऑफ साउंड हर मीडियम की अलग अलग देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये याद रख लेना, जो आपको यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ येलो वाला पॉइंट, कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो आपको नीचे दे रखा है, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब जो आपका टेम्परेचर है, अगर आप उसको इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है, मतलब ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। जितना ज्यादा जो इंक्रीज करोगे उतना ही दूसरा आपका इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है, इसकी स्पीड जो होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो इनकी जो स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और याद रखना है कि जो आपके मैकेनिकल होते हैं, ठीक है, साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव ही है, और मैकेनिकल में किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूड वेव का। तो जो आपका अगर हम बात करें मैकेनिकल की, ठीक है, मैकेनिकल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, याद याद रखना है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड आपका एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल का ही। और अगर उसमें भी अगर आपको बोल दिया जाए कि मैकेनिकल में जो आपके दो पार्ट्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, उसमें किसका एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है यहाँ पे कम, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। पर यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होता है वो आपका हाई होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपका है यहाँ पे मैकेनिकल का, मैकेनिकल मतलब आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे मैकेनिकल वेव के ही हिस्से होते हैं या फिर पार्ट होते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है सोनिक बूम के ऊपर, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। तो सोनिक बूम बेसिकली आपका होता है जब आपका जो स्पीड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, अगर वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाता है ना, तो आपको सोनिक बूम प्रोड्यूस होता हुआ दिखता है, ठीक है। मतलब तब आपका सोनिक बूम प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होगा, जब भी आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बाकी आपको स्पीड पूछ ले तो याद रखना सुपरसोनिक स्पीड, ठीक। तो ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे जो आपका साउंड है, तो ये भी आपका बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे सर्फेसेस से, ठीक है, चाहे आप सॉलिड की बात कर लो लिक्विड की बात कर लो। तो ये आपका आपके इन पर्टिकुलर सर्फेसेस से भी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अब ये रिफ्लेक्शन बोल रहा है, रिफ्लेक्शन मतलब हो गया कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये गिरा आपका इंसिडेंस, और ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका इक्वल रहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन का केस बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो एंगल होंगे ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन और आपके इंसिडेंस के, वो यहाँ पे इक्वल रहने वाले हैं। और आपका क्योंकि ये सेम प्लेन आपका रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये नॉर्मल है और जो एंगल ऑफ आपका ये इंसिडेंस का जो इंसिडेंट आपका बोल रहे हो यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये तीनों ही आपके सेम प्लेन में रहते हैं। तो वही आपको यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है, सब आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सेम प्लेन वगैरह आपको यहाँ पे यही चीज दे रखी है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले पे, तो आपको यहाँ पे दे रखा है एको क्या होता है, ठीक है। अब देखो एको आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको सुनने को मिलेगा जब आप ओपन एरियाज में जाते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई माउंटेन में जाते हो और वहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे कि ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आपका एक व्यू पॉइंट है और यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है। अब यहाँ पे आप चिल्लाते हो कुछ, ठीक है। अब जब आपने चिल्लाया ना तब आपको एकदम सुनाई नहीं देता है, पर जब यहाँ पे ये जो साउंड है इन माउंटेन से टकरा के जब वापस आती है ना, तब आपको वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एको। वही सेम चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हेयर द सेम साउंड अगेन
लिटिल लेटर, ठीक है? मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि आपको एक ओपन एरिया में पहली बात तो सुनाई देता है। दूसरा यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे माउंटेन्स के साथ या टॉलर बिल्डिंग्स में आपको ये चीज़ सुनाई देगी, जहाँ पे आपको ना ये जो साउंड है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही हो रही है, ठीक है? जो आपका एको है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही होती है, जो जो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि पहले आपने जब बोला तब आपको सुनाई नहीं दिया, पर ये जब आपके यहाँ पे टॉल बिल्डिंग हो या कोई माउंटेन हो, उससे जब टकरा के वापस आती है, तब आपको ये सुनाई देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एको, ठीक है? और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ पे कि इन्होंने दे रखा है यहाँ पे 0.1 सेकंड का एक टाइम फ्रेम दे रखा है कि अगर इतना टाइम लगे, एटलीस्ट इतना टाइम लगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एको बोलेंगे, ठीक है? तो उसी चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कि आपका स्पीड ऑफ साउंड है यहाँ पे 344 मीटर पर सेकंड, टेम्परेचर आपको दे दिया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इसको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको आप तक वो चीज़ सुनाई देने के लिए ना यहाँ पे 0.1 सेकंड लगते हैं, ठीक है? तो उसी के थ्रू अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस आपका निकल के आएगा यहाँ पे, आपको स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखे है, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा 34.4 मीटर। पर जो रियल डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस नहीं होगा, रियल इसका हाफ होगा, वो होगा यहाँ पे 17.2 मीटर। अब ये कैसे होगा? अब वो हम अगर देखें, तो जैसे मैंने आपको बोला, ये जैसे आप हो, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो एक कोई यहाँ पे वॉल है या फिर बोल लो बिल्डिंग है, माउंटेन है, कुछ भी है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे चिल्लाया कुछ, तो यहाँ से पहले यहाँ तक साउंड गया, इससे टकरा के फिर वो वापस आया। अब मान लो इसके इस पर्टिकुलर इंसान के मतलब आपके और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग या फिर माउंटेन जो भी है, इसके बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है? अब ये जो साउंड गया, इसने 2 बार ये डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या होगा कि इसने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जो यहाँ पे ये 34.4 निकल के आ रहा है ना, ये वैल्यू आपका 2D की वैल्यू है। तो इसी को ही अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये रियल जो आपका डिस्टेंस है डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 2D इसलिए आया क्योंकि उस साउंड ने 2 बार सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहले वो गया माउंटेन तक, फिर रिफ्लेक्ट होके वो वापस आया आपको, फिर उसके बाद ही वो सुनाई दिया। तो इसलिए यहाँ पे उस वेव ने उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल किया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको 2D लिया है, ठीक है? और वही डिस्टेंस आपका निकल के आया था यहाँ पे 34.4, जब हमने अपना यहाँ पे स्पीड ले लिया 344 आपका मीटर पर सेकंड और टाइम लिया 0.1 सेकंड। तो इसी को आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकल गया है 34.4, जो आपका 2D की वैल्यू है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका रियल डिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है? जो आपका साउंड ट्रैवल करेगा एक बार डिस्टेंस, ये आपका 2 बार ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 34.4 आ रहा है, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको देखने को भी मिल जाएँगे जब हम यहाँ पे सीरीज़ अपनी यहाँ पे शुरू करेंगे तब, ठीक है? अब देखो इसके अलावा फिर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है कि आपका जो रोलिंग ऑफ थंडर है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे एग्जांपल है एको का। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको यहाँ पे समझना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वो है आपका यहाँ पे रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप समझो कि आपका ना एक आपका जो एक हॉल है, ठीक है? ये आपको देखने को मिलता है बंद एरिया में। जो आपका एको था वो आपको खुला एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। पर आपका जो रिवर्बरेशन है ये आपको एक तरीके से आपका जो बंद एरिया है, ठीक है? जो आपके हॉल्स वगैरह होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका यहाँ पे कोई भी एक इंसान है, अगर वो माइक पे यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ठीक है? तो वो जो साउंड है ना, वो आपके हर वॉल से टकराती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। और वो तब तक आपको यहाँ पे गूंजती हुई सुनाई देगी जब तक उसका यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम नहीं हो जाती, रिड्यूस नहीं हो जाती, ठीक है? तो वही सेम चीज आपका लिखा हुआ है कि साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल will persist by repeating reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible। मतलब वही आपका हुआ जो आपको मैं बता रहा था कि आपका एक तो ये हॉल में होगा, बंद एरिया में होगा, ठीक है? ऑडिटोरियम बोल लो, हॉल बोल लो, कॉन्सर्ट हॉल बोल लो। तो वहां पे क्या होगा कि आपका साउंड जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट करेगा वॉल्स पे, ठीक है? एको में क्या हो रहा था कि आपका माउंटेन से एक बार टकरा के वापस आ गया आपके पास, पर यहाँ पे रिवर्बरेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो ये है, या आपका बार बार टकरा रहा है, ठीक है, वॉल से। जो कॉन्सर्ट की तरफ आपकी 4 वॉल हो गई, 6 वॉल है, कितनी भी वॉल है, वो टकरा रही है, ठीक है? आपस में जो साउंड है वो हर वॉल पे आपका टकरा रहा है, और वो आपका तब तक टकराएगा जब तक वो ऑडिबली रहता है, ठीक है? तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको दी हुई है। तो इन्हीं रिपीटेड रिफ्लेक्शंस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोलते हैं साउंड के रिवर्बरेशन, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है, बंद में होता है ये, और ये आपका खुले में होता है, ठीक है? एको वाली जो चीज है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो इन्हीं इस पर्टिकुलर चीज को कम करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कि इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है? आपके यहाँ पे फाइबर बोर्ड हो गया, रफ प्लास्टर हो गया, आपका ड्रेपरीज हो गया, या फिर आपकी जो चेयर्स होती है ऑडिटोरियम में, उनमें भी आपका साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स वाले, आपकी जो प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल होते हैं, उनका यहाँ पे यूज होता है, ताकि वो जो साउंड है वो यहाँ पे गूंजे नहीं, आपको यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस मिले, ठीक है? जब भी आप सिनेमा हॉल में भी जाते हो तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है वहां पे, अगर आप देखोगे तो, ठीक है?
तो ये सब आपका यहाँ पे रिवर्बरेशन का यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसको कम करने के लिए यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें यहाँ पे, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको दिया है यहाँ पे अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड एन एको आफ्टर 2 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। जहाँ पे आपको स्पीड दे रखे हैं यहाँ पे v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो आपको स्पीड दे दी, यहाँ पे आपको टाइम दे दिया, तो आप यहाँ पे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो। यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ गया। अब ये जो डिस्टेंस आया ये आपका 2D आया, जैसे है ना, आपको यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसी को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस टू टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास रियल डिस्टेंस आएगा। तो वो आपके पास फिर यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या यहाँ पे यूजेस हैं। तो यहाँ पे जो आपके मेगाफोन्स होते हैं, लाउड हेलर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, तो ये जो आपके होते हैं जितने भी ट्रम्पेट, शहनाई वगैरह, तो ये एक ही जगह पे फोकस करते हैं यहाँ पे साउंड को। तो जो आपका डायरेक्शन होगा ना यहाँ पे साउंड का, वो आपका यहाँ पे हर डायरेक्शन में जाएगा, पर एक तरफ में जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ना कि आपका हर तरफ फैलेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके मेगाफोन, लाउड हेलर्स, हॉर्न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके जैसे ट्रम्पेट और आपकी शहनाई है, तो ये एक जगह एक डायरेक्शन को फोकस करते हैं। तो इनका जो साउंड है वो उसी डायरेक्शन में जाता है, वो हर डायरेक्शन में फैलता नहीं है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जैसे आपका स्टेथोस्कोप होता है जो आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट को यहाँ पे सुनने के लिए। तो वो जो होता है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको देखने को मिलता है, अलग अलग जगह से आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आता है साउंड, और फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप में वो चीज आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे अगला दे रखा है कि जो सीलिंग होती है कॉन्सर्ट हॉल की, अगर हम उसको ना कर्व्ड कर दे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि आपका ना हर कोने में जो आपका साउंड है वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना कि अगर मान लो आप जो आपके कॉन्सर्ट हॉल है जहाँ पे भी आप कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, अगर उसकी वॉल जो है यहाँ पे अगर वो कर्व्ड है, तो उन कर्व्ड वॉल का यहाँ पे वो इसलिए है ताकि आपके हर कोने तक वो साउंड पहुंच सके। ठीक है, अगर आपका कॉन्सर्ट बहुत बड़ा यहाँ पे हॉल है, बहुत बड़ा ही हॉल है, तो यहाँ पे ताकि हर कोने तक वो साउंड पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे उसको कर्व्ड सरफेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका सिंगर है, ठीक है, और इसके पीछे भी आपको कर्व्ड एरिया अगर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी यहाँ पे वही मतलब है कि हर कोने तक आपकी यहाँ पे आवाज जा सके उस कॉन्सर्ट हॉल में, इसलिए उसको यहाँ पे कर्व्ड सरफेस दिया गया है। ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना इसके अकॉर्डिंग। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे रेंज ऑफ हियरिंग की, तो देखो जो हमारे यहाँ पे अगर हम अपने हिसाब से बात करें, तो हमें यहाँ पे जो हमारी रेंज है यहाँ पे सुनने की, वो हमारी यहाँ पे 20 फ्रीक्वेंसी, जो आपकी यहाँ पे 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेके हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक को हम लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। ये आपका होता है यहाँ पे ऑडिबल रेंज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे भी रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज आपकी है जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इंसान जो सुन सकता है, वो है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। पर यहाँ पे एक और अलग से यहाँ पे याद रखना कि जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 5 आपकी 5 से कम है, ठीक है, 5 ईयर से कम है, या फिर आपके कुछ एनिमल जैसे आपके डॉग हैं, तो वो आपकी सिर्फ सुन सकते हैं यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ये सब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इंफ्रासोनिक, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से ही बता दे रहा हूँ पूरा पैराग्राफ बताने की जगह। तो इंफ्रासोनिक का यहाँ पे जो रेंज होता है ना, वो आपका रहता है यहाँ पे लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज। और इसी की जगह फिर आपका एक होता है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का होता है यहाँ पे मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो ऑडिबल रेंज है ना, वो इन दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे ऑडिबल रेंज के यहाँ पे क्या था, 20 हर्ट्ज से लेके आपका 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो यही आपको दिया। अगर 20 से कम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अल्ट्रासोनिक। तो वही सेम चीज यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसी में ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपका जैसे वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम है, फिर आपका वाइब्रेशन ऑफ जो आपके बीज होते हैं ना, उसके विंग्स के थ्रू जो आपको सुनाई देती है आवाज, वो सब आपके इंफ्रासोनिक या फिर आपका इंफ्रा साउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, इंफ्रासोनिक को हम लोग यहाँ पे इंफ्रा साउंड भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे याद रख लेना। फिर अगर हम आगे बात करें अर्थक्वेक का, यहाँ पे जो मेजर शॉक वेव है उससे आने से पहले जो आपको हल्का फुल्का जो आपको एक्सपीरियंस होता है, वो भी आपका इंफ्रासोनिक का एग्जाम्पल है। फिर उसके अलावा फिर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो अल्ट्रासोनिक को हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखोगे तो आपके जैसे मॉथ्स हो गए, आपके डॉल्फिन हो गए, बैट्स हो गए, ठीक है, या फिर पोरपोइसस हो गए, ये बेसिकली आपके डॉल्फिन की तरह आपके यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। तो ये सब आपके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड आपके यहाँ पे वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, रेड्स वगैरह भी यहाँ पे यही वेव यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज समझा रखी है जो मैंने आपको यहाँ पे 2 लाइन में समझाई है। ठीक है,
नाउ इसके बाद फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे हियरिंग एड की, तो यहाँ पे हियरिंग एड जो होता है एक तरीके की प्रॉब्लम होती है जिनको यहाँ पे लोगों को सुनाई नहीं देता है ना, वो बेसिकली यहाँ पे हियरिंग एड का यूज करते हैं। तो हियरिंग एड जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रख लेना। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे याद होगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन सब सॉल्व किए थे सीडीएस के, अभी हम वापस से भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो दो लाइन है ना, माइक्रोफोन वाली और आपकी यहाँ पे ये नीचे स्पीकर वाली, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ रखा है। तो आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट्स पे आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी ये चीज पता चलेगी। और जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो शुरू होने से पहले बताई थी, जैसे आपका जो माइक्रोफोन है वो आपका साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वहीं पे दूसरी तरफ आपका जो स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर यहाँ पे साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, सॉरी आपका यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब जो आपका ये अल्ट्रासाउंड है ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जो आपके यहाँ पे ये वेव्स है ना, ये आपके यहाँ पे जो पाथ इनको दे रखा होता है ना, ये उसी पाथ पे यहाँ पे ये चलते हैं, भले यहाँ पे बीच में कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आने से इनको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। जो पाथ इनके लिए डिफाइन होता है ये उसी पाथ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज और मेडिकल फील्ड में ज्यादातर यहाँ पे ये यूज होते हैं। और जैसे आपका यहाँ पे क्लीन करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, आपका वाटर क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए आपका यहाँ पे यूज होता है अल्ट्रावायलेट रेस। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है ये आपका यूज होता है जब आप यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज क्लीन करना चाह रहे हो, ऐसे पार्ट्स क्लीन करना चाह रहे हो जो आपके हाथों तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक मशीन है, उसके अंदर का यहाँ पे कोई एक रीजन का पार्ट है, उसको आप क्लीन करना चाह रहे हो, तो आपको बस क्या करना है कि क्लीन वाला जो आपका सोल्यूशन है उसको बस उसमें डालना है, फिर अल्ट्रावायलेट रेस छोड़ देनी है। तो यहाँ पे उन्हीं वेव्स की वजह से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की वजह से आपका यहाँ पे जो वो पर्टिकुलर आपका मशीन का पार्ट है ना वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्लीन करने के लिए पार्ट्स को आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज करते हो। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि कोई भी क्रैक अगर आपको पहचानना है या डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे यूज करते हो। ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ऐसे क्रैक्स की हम बात करें स्पेशली जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेव्स को जब हम छोड़ते हैं तो उन वेव्स की वजह से हम लोग यहाँ पे वो छोटे से छोटा क्रैक भी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं, हम लोग यहाँ पे पहचान पाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे अगली यहाँ पे, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है यहाँ पे वो जो रिफ्लेक्ट करती है ना आपके यहाँ पे हार्ट की, आप बोल सकते हो यहाँ पे पार्ट ऑफ हार्ट की वजह से, या फिर आपके जो आपका यहाँ पे हार्ट की वजह से जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है और फिर वो इमेज प्रोड्यूस करती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे प्लीज मार्क कर लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने लग गए हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए क्योंकि आपका एनसीईआरटी में ही दे रखा है। तो ऐसा आपका यहाँ पे जो साउंड वेव जब आपका वो रिफ्लेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट से, ठीक है, आपके जो भी हार्ट के वेरियस पार्ट है उसके थ्रू आपके जो ये साउंड वेव है रिफ्लेक्ट करते हैं, तो और उसके थ्रू आपकी जो इमेज बनती है हार्ट की, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसी के बाद फिर आपका यहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे इमेज देता है यहाँ पे आपके इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसके थ्रू हम यहाँ पे डिफेक्ट जो है आपका यहाँ पे बॉडी के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका अगर कोई किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर में आपका कोई स्टोन है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई अगर आपके यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटीज है आपकी यहाँ पे तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके कोई भी ऑर्गन्स वगैरह में, तो उनके थ्रू हम यहाँ पे यूवी रेस के थ्रू या फिर बोला अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि द वेव्स आर ऑफन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर साउंड की, जहाँ पे जो आपका अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की, तो वो कैसे फॉर्म हो रही है, तो वो आपकी ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहले तो कन्वर्ट होती है और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में आपके इमेजेस में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस का यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखा है यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये भी आपका एक प्रोसेस है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ये पूरा मार्क कर रखा है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज है जो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे वही सेम चीज आपका आ जाएगा कि अगर स्टोन है, ठीक है, मान लो किडनी स्टोन आता है कोई भी आता है, तो उसको छोटे से छोटा यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ने का काम भी आपका अल्ट्रासाउंड करता है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे दे रखी है और फिर बाद में वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है आपका यहाँ पे यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे अलग से स्टार मार्क कर सकते हो किसके थ्रू आपका एक्सट्रैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है यहाँ पे सोनार का, तो फुल फॉर्म याद रखना, सोनार आपका यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को हम लोग बोलते हैं सोनार। ये आपका यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को यहाँ पे यूज करता है आपका स्पीड बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बताने के लिए आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो भी आपका अंडर वाटर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड क्या है
उसका डायरेक्शन क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है। उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करता है, ठीक है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, ठीक है? आपको मैंने जैसे पहले बताया अल्ट्रासोनिक को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सोनार में ना आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ये 2 चीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ होती है, ये आपको याद रखना है। और ज़्यादातर आपको ये शिप्स और सबमरीन्स में यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे कुछ रहता है, एक तरफ आपका यहाँ पे लगा रहता है यहाँ पे डिटेक्टर और एक तरफ आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम होता है यहाँ पे प्रोड्यूस करना आपके अल्ट्रासाउंड को, ठीक है? अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करना यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर का काम होता है। फिर ट्रांसमीटर का क्या, उसके बाद क्या होगा कि जब जैसे उसने वेव यहाँ पे फॉर्म करी, ठीक है? अब वो यहाँ पे सी बेड तक जाती है और फिर यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर वो वापस आती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यहाँ पे एक मेथड यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो ये जब ये वापस आई ना तो उसको कैच करने का काम होता है डिटेक्टर का। ठीक है? और उनको यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो कैच जो करता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर लेना, वापस बता दे रहा हूँ। जो आपकी सोनिक होती है, सोनिक में आपको 2 चीज़ें यूज़ होती हुई नज़र आएँगी, एक आपका डिटेक्टर, दूसरा आपका यहाँ पे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ना या फिर प्रोड्यूस करना, और वो जब नीचे की तरफ प्रोड्यूस होती है तो वो सी बेड से जाके टकराती है या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उससे जाके टकराती है, फिर वो वापस आती है। और जब वो वापस आती है तो उसको पकड़ने का, उसको यहाँ पे कैप्चर करने का काम होता है डिटेक्टर का। और वो जो डिटेक्टर है उसको कैप्चर करने का जो कन्वर्ट कर देता है अल्ट्रासोनिक वेव को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया आपका, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन हो गया, ये सब हम लोग यहाँ पे बताते हैं। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे एको रेंजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो ये भी आपका वही सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है ना, ये पहले नीचे गई फिर ये वापस ट्रैवल आई, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये वापस से वही यहाँ पे 2D करेगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे बार-बार आपको यही सेम फॉर्मूला आपको देखने को भी मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सोनिक के थ्रू हम लोग यहाँ पे सोनिक बोल रहे हैं, यहाँ पे सोनार के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेप्थ ऑफ सी भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस भी बता सकते हैं, ठीक है? अब वो जिससे भी टकरा के आ रही है, वो ऑब्जेक्ट या फिर वो सी बेड आपका कितना नीचे है आपके ऑब्जेक्ट से, ठीक है? जहाँ से भी आपने प्रोड्यूस किया है ट्रांसमीटर के थ्रू ये वेव, वो आपको यहाँ पे बताता है डेप्थ को भी, ठीक है? तो यहाँ पे सोनार जो है आपका डेप्थ ऑफ सी बताने के लिए भी यूज़ होता है। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पे अंडर वाटर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आइसबर्ग हो गया, सबमरीन है अगर अंदर कोई, तो जैसे दुश्मन की सबमरीन अगर मान लो आस-पास है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी सबमरीन में भी यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। तो वो यहाँ पे ट्रांसमीटर वापस से वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेव्स को छोड़ता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो अगर पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरी सबमरीन है ना, तो वो आपको पता चल जाती है कि आपके दुश्मन की सबमरीन आपके यहाँ पे पास-पास आ रही है, ठीक है? तो ये ज़्यादातर आपको अंडर वाटर ही आपको यहाँ पे यूज़ होती हुई नज़र आएगी ये टेक्नीक, ठीक? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जैसे बैट हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, आपका अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव का यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे इसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये प्रे है इसका? तो बेसिकली ये जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है ना, तो जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, सी बेड से टकरा के साउंड वापस आ रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जिसको पकड़ना चाह रहा है, जिसको भी ये ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाह रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वजह से वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वापस रिफ्लेक्ट करके इसी के पास आती है। इससे इसको पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी इसका प्रे है, जो भी इसका यहाँ पे बोल लो एक तरीके से फूड है, वो कहाँ पे है, वो इसको यहाँ पे पता चलता है इस तरीके से, ठीक है? तो यही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है, नेविगेशन वगैरह के लिए भी यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे इमेज दे रखी है कि इसने पहले अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करी। अब जैसे ये इसका एक फूड है, ठीक है? फूड हो गया यहाँ पे ये, या फिर आप बोलो यहाँ पे ये प्रे हो गया, ठीक है? प्रे बोल लो या फिर फूड बोल लो। अब इसके जब इसके पास गई ना, तो अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से इससे टकरा के आई और इसके पास फिर ये वापस गई। इसको फिर पता चला कि ये चीज़ जो है यहाँ पे, इसका जो फूड है वो किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू पता चलता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर जो है यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें सुनाई जो देता है, हमें ईयर की वजह से सुनाई देता है। तो इसके 3 पार्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। एक आपका आउटर ईयर, फिर आपका मिडल ईयर, फिर आपका यहाँ पे इनर ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे जो 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं वो कौन-कौन से हैं? एक आपका है यहाँ पे आउटर ईयर, फिर है आपका यहाँ पे मिडल ईयर और फिर है आपका यहाँ पे इनर ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 तरीके के पार्ट आपको यहाँ पे ईयर के देखने को मिलते हैं। इसमें ही अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो ईयर आता है उसको हम लोग आउटर ईयर को बोलते हैं यहाँ पे पिना, ठीक है? तो पिना हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखते जाओगे तो आउटर ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पिना बोलते हैं, जो कि यहाँ पे साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है सराउंडिंग से, ठीक है? फिर वहीं पे जो इसने साउंड कलेक्ट करी ना, फिर ये आगे ऑडिटरी कैनाल को ये फॉरवर्ड कर देता है। फिर जो वो आपका ऑडिटरी कैनाल है उसके एंड में आपका यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ईयर ड्रम
या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे टाइम्पेनिक एम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको यहाँ पे याद रख लेना। फिर आपको लगेगा कि ये बाहर से आ रहा है, तो बाहर से कहीं से नहीं आता है, सब आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर इनवर्ड आपका यहाँ पे जा रहा है ईयर ड्रम, तो आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, अगर आउटवर्ड जा रहा है तो आपको रेयर फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आउटर हो गया, यहाँ पे पिना, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसका काम है यहाँ पे सराउंडिंग से आपके जितने भी साउंड है उसको कलेक्ट करना। फिर उसका काम है जितना भी उसने साउंड कलेक्ट किया उसको ऑडिटरी कैनाल में भेजना। उस ऑडिटरी कैनाल के एंड में आपका एक मेम्ब्रेन लगा होता है, थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं या फिर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वहीं पे ही जो आपका वो ईयर ड्रम है ना, अगर वो इनवर्ड जा रहा है तो वो आपका कंप्रेशन कर रहा है, अगर वो आउटवर्ड हो रहा है तो वो आपका रेयर फ्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन जो आपको देखने को मिलती है, वो तीन बोन्स की वजह से देखने को मिलती है। जो ईयर की तीन बोन्स है उसकी वजह से आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है। तो वो आपका यहाँ पे जो एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, एम्पलीफाई बेसिकली होता है कि लो फ्रीक्वेंसी वाले को वो थोड़ा यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे वो तीन बोन कौन कौन सी है वो नाम आपको पता होने चाहिए, हैमर, एनविल और आपका स्टेरअप। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों मिडल ईयर के यहाँ पे पार्ट्स है, तो इसलिए आपका यहाँ पे मिडल ईयर का यहाँ पे फंक्शनैलिटी आपका ये हो जाएगा कि वो एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे इनर ईयर। अब यहाँ पे जो इसने एम्पलीफाई किया यहाँ पे, तो ये उसको यहाँ पे आपके इनर ईयर को यहाँ पे दे देता है, और ये इनर ईयर का यहाँ पे जो काम है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर यहाँ पे ये आगे दे देता है यहाँ पे ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन तक यहाँ पे ये चला जाता है आपका ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना कि ब्रेन तक आपका यहाँ पे पहुंच जाता है इनर ईयर की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे आपके कोक्लिया की वजह से, और फिर यहाँ पे ऑडिटर नर्व के थ्रू यहाँ पे चला जाता है ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको एकदम कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी एकदम फ्री। ठीक है, आपको कंप्लीट यहाँ पे मार्क्ड पीडीएफ मिलेगी, जैसे आपको बाकी भी मिल रखी है। अब अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब हम अगले वीडियो से चैप्टर नंबर अपना यहाँ पे जो क्लास 10th है उसका हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे फिजिक्स का पोर्शन से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।